नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो खबरदार में सबसे पहले आइए खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। एक बार फिर से राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो गई और बीजेपी ने एक नए चेहरे को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। भूपेंद्र पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जिनका ऐलान होते ही एक बार फिर से सभी चौंक गए, क्योंकि ये तो पता था कि बीजेपी पाटीदार समुदाय से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन वो चेहरा भूपेंद्र पटेल का होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने इस तरह से सभी को चौंका दिया, लेकिन आखिर वो कौन सी विशेषताएं थी जो बीजेपी को सिर्फ भूपेंद्र पटेल में ही दिखाई दी? तो आज खबरदार में इसका विस्तार से हम करेंगे विश्लेषण। और इसके बाद हम आपको अलकायदा के 9/11 चैलेंज के बारे में बताएंगे, जिसका वीडियो प्रसारण करके अलकायदा ने अमेरिका को चौंका दिया, क्योंकि इस वीडियो में अलकायदा की चीफ अल जवाहिरी पूरे जोश के साथ भाषणबाजी कर रहा है। ये वही अल जवाहिरी है जिसने लादेन की मौत के बाद अलकायदा की कमान संभाली थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जवाहिरी का ये वीडियो ऐसे समय में आया जब पिछले साल उसकी मौत की खबरें चल चुकी हैं। ये अमेरिका की अफगानिस्तान वाली शर्मिंदगी में और बढ़ोतरी कर देने वाली खबर है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जवाहिरी वाकई जिंदा है या अलकायदा ने उसका कोई पुराना रिकॉर्डेड मैसेज बजा दिया है? इसके बाद हम आपको भारत की हवाई सुरक्षा से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण खबर दिखा देंगे। भारत को वो मिसाइल सिस्टम मिल गया जो 24 मिसाइलों को एक साथ 16 टारगेट पर फायर कर सकता है। भारतीय वायुसेना के पहले मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पर अब तक की सबसे नजदीकी ग्राउंड रिपोर्ट आप खबरदार में देखेंगे। आज तक की टीम लगातार ऐसे शुभ समाचारों को ट्रैक करती रहती है और आपको दिखाती रहती है। तो गुजरात में बीजेपी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है, अपना तुरुप का इक्का तय कर लिया है। 2022 के चुनाव में बीजेपी के ट्रम्प कार्ड होंगे भूपेंद्र पटेल, जिनके नाम की आज गांधीनगर में औपचारिक घोषणा कर दी गई। बीजेपी ने उन्हें विजय रूपाणी की जगह गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुना और इसी के साथ यह भी तय कर दिया कि पार्टी अगला चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ेगी। भूपेंद्र पटेल के केस में भी बीजेपी ने सभी को चौंकाया है। वो कहीं से भी रेस में नहीं थे, उनके नाम की कोई चर्चा तक नहीं थी, लेकिन फाइनल बाजी के विजेता वही बने। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सिलेक्शन को इतना सीक्रेट रखा कि गेसवर्क की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। सिलेक्शन का स्टाइल कुछ वैसा ही था जैसे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का नाम तय करते समय दिखाई दिया था हमें, या फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का नाम करते समय दिखाई दिया। उत्तराखंड में भी बीजेपी का यह सरप्राइज एलिमेंट जारी रहा था और अब गुजरात में भी बीजेपी उसी फंडे पर पूरी तरह से कायम दिखी है। भूपेंद्र पटेल ने इस रेस में बड़े बड़े दिग्गजों को ओवरटेक किया है, लेकिन सच पूछिए तो इस रेस में कैसे खेला हुआ, कौन दौड़ेगा, कौन भागेगा, कौन औंधे में गुड़ जाएगा और कौन जीत जाएगा, इसकी स्क्रिप्टिंग बहुत पहले हो चुकी थी। बस आज घोषणा होनी बाकी थी, जो हो गई है। लकी ड्रॉ का पिटारा खुला, पर्चा निकला, नाम लिखा था भूपेंद्र पटेल। एक क्षण में मालामाल हो गए भूपेंद्र पटेल। न चर्चा थी, न रेस में दिख रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो चैंपियनशिप का खिताब उनके ही खाते में गया। गुजरात में सीएम वाली प्रतियोगिता लीग के विनर पर उनके नाम की मुहर लग गई। गुजरात बीजेपी के दफ्तर कमलम में भूपेंद्र भाई की किस्मत का कमल लहलहा कर खिल पड़ा। उगते सूरज को प्रणाम करने की परंपरा आगे बढ़ चली। निवर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गले लगकर भूपेंद्र भाई को बधाई भेंट की। मुख्यमंत्री की दौड़ के प्रबल दावेदार नितिन पटेल ने भूपेंद्र भाई को बड़े आदर से नमस्कार किया और शुभकामनाएं दी। एक और दावेदार प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने भी भरपूर बधाइयां भेजी। तीसरे दावेदार मनसुख मंडाविया भी गुलदस्ता भेंट करने आए थे और ये दिखाया कि इस फैसले से सब खुश हैं, बेहद खुश हैं, किसी को कोई दुख नहीं। और भूपेंद्र पटेल का तो कहना ही क्या, जब झोली उम्मीदों से ज्यादा भर जाए तो जुबान नहीं आंखें बोलने लगती हैं। भूपेंद्र भाई सिर्फ धन्यवाद करने की औपचारिकता निभा पाए।
भाई कौन है? मंत्री नड्डा साहेब, गांधीनगर लोकसभा सांसद અને ગૃહમંત્રી વડીલ મંત્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબનો આ તબક્કે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે જે જવાબદારી એમને સોંપી. बीजेपी ने एक और चैंपियनशिप को बड़ी ही चतुराई और सूझबूझ के साथ अंजाम दिया. मैदान में मुकाबला होता भी दिखाया. संभावित मुख्यमंत्रियों को लेकर भविष्यवाणियां भी करवाई. ये साबित करने का भरपूर प्रयास हुआ कि टक्कर कांटे की है. ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, लेकिन रिजल्ट वही रहा जो दिल्ली वाली प्रिंटिंग प्रेस से छपवा कर भेजा गया था और जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का हस्ताक्षर था. भूपेंद्र रजनीकांत पटेल हमारे घाटलोड़िया के जो विधायक हैं, जिनके पास एक प्रशासनिक अनुभव भी है, उनको सर्वसम्मति से चुना गया है और गुजरात भारतीय जनता पार्टी गुजरात के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम गुजरात के विकास के लिए सब आगे तत्पर हैं. पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, हमें सबको पूर्ण विश्वास है. करीब 1 घंटे बैठक चली. 99 विधायकों से संवाद और सहमति की रस्म इस दौरान निभाई गई. नरेंद्र तोमर ने ऑन कैमरा इस चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता भी साबित की. सामूहिक रूप से ये पूछ लिया कि किसी को कोई एतराज तो नहीं. हाथ उठाकर सबकी सहमति ले ली. मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं. मैं सदन में ये पूछना चाहूंगा, इस काम के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव है? कोई प्रस्ताव है? सारे लोग दोनों हाथ उठाकर जाओ. मीडिया के लोग तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के चुनावी समर में बीजेपी के नए सारथी चुन लिए गए हैं. उनके पास बमुश्किल 1 साल का वक्त होगा, लेकिन ये बात यूं भी ज्यादा मायने नहीं रखती. अब पटेल हो या फिर पाटिल होते, इसकी जरूरत तो बस इतनी है कि एंटी इनकम्बेंसी की धार थोड़ी कुंद हो जाए. असली लड़ाई तो मोदी शाह ही लड़ेंगे. गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो. पुरानी कहावत है, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है. भूपेंद्र पटेल को भी छप्पर फाड़ कर इनाम मिला है और इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को. भूपेंद्र पटेल की लॉटरी इसलिए लगी क्योंकि पीएम मोदी ऐसा चाहते थे. आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भूपेंद्र पटेल 2017 में पहली बार विधायक बने और अब 2021 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. 2017 में भूपेंद्र पटेल 1,17,000 के रिकॉर्ड वोट से जीते थे और वो सबसे बड़े अंतर से जीतने वाले विधायक बने. लेकिन उनका जनाधार इतना बड़ा नहीं कि उनके नाम पर बीजेपी जैसी बहुत बड़ी पार्टी दांव लगा दी. राजनीति में भूपेंद्र पटेल आनंदीबेन पटेल के विश्वस्त माने जाते हैं, लेकिन ये भी उनके प्रमोशन का कोई आधार नहीं हो सकता. गवर्नेंस के नाम पर उनके पास अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण को 2 साल चलाने का अनुभव अवश्य है, लेकिन ये मुख्यमंत्री बनने के लिए भी पर्याप्त नहीं है. विधायक बनने से पहले भूपेंद्र पटेल नगर निगम के ही स्थानीय राजनीति हमेशा करते रहे. राजनीति का उन्हें लंबा और बड़ा अनुभव नहीं रहा, लेकिन दादा के नाम से मशहूर भूपेंद्र पटेल को मोदी ने सीधे टीम गुजरात की कमान दे दी, कप्तानी दे दी. ये लंबी छलांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा के बिना संभव नहीं थी और इसीलिए भूपेंद्र पटेल की जुबान पर एक ही नाम आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद. मैं सबसे पहले माननीय नरेंद्र भाई, माननीय नड्डा जी और अमित भाई शाह साहब का तहे दिल से आभार मानना चाहता हूं और गुजरात प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता माननीय CR पाटिल साहब और हमारे विजय भाई साहब की टीम का सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं. मेरे पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे.
भूपेंद्र पटेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास काम आया तो उनका पाटीदार होने का बड़ा फैक्टर भी रहा। गुजरात में इस बार बीजेपी को पाटीदार वोटों की सख्त जरूरत है। भूपेंद्र पटेल करवा पाटीदार समुदाय से आते हैं, मतलब वो करवा पटेल। गुजरात में करीब 20 से 22% पाटीदार वोटर हैं, जिनमें करवा पटेल 60% और लेवा पटेल 40% हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में करवा पटेल के 27% वोट कांग्रेस के खाते में चले गए, जो कि 2012 के चुनाव से 18% ज्यादा थे। बीजेपी को इस समुदाय के 10% कम वोट मिले। कांग्रेस को लेवा पटेलों के भी 31% ज्यादा वोट मिले। बीजेपी को यहां भी 12% का नुकसान हुआ। करवा पटेल की आबादी भी ज्यादा है और असर भी। हार्दिक पटेल भी करवा पटेल समुदाय से ही आते हैं। 2012 के चुनाव में बीजेपी को 115 सीटें मिली थी। 2017 में ये सीटें घटकर 99 रह गई। मतलब ये हुआ कि बीजेपी के लिए इस बार रिस्क लेने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। तो बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल की साफ सुथरी छवि देखी, जातीय समीकरण का नफा नुकसान देखा और उनके नाम का ऐलान कर दिया। गुजरात में नए मुख्यमंत्री की गांठ सुलझाने में बीजेपी को बस 24 घंटे लगे। बीजेपी ने इस टास्क को भी बिना किसी मुश्किल के पूरा कर लिया। पूरी प्लानिंग को ऐसे अंजाम दिया गया कि कानों कान किसी को खबर तक नहीं लगी और नए मुख्यमंत्री का ऐलान नरेंद्र सिंह तोमर ने कर दिया। चट फैसला पट एक्शन, जैसे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हुआ। माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया। काम असरदार नहीं तो बाहर जाइए सरकार, जैसा कि तीरथ सिंह रावत के साथ हुआ। संवैधानिक संकट के कारण मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। लाइट वेट हो या हैवी वेट, वही होगा जो दिल्ली चाहेगी, जैसा कि येदियुरप्पा के साथ हुआ। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ। और सीएम वही जो चुनाव में सीट दिलाएं, वरना बाहर जाइए, जैसा कि विजय रूपाणी के साथ हुआ। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। ये पीएम मोदी के पर्चा जांचने का पैमाना है। कसौटी है उम्मीदों पर खरे उतरने की। मोदी की बीजेपी में बार बार मौके नहीं मिलते। या तो सीधे बल्ले से शॉट खेलिए, गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजिए, धुआंधार पारी खेलिए, अपनी टीम को जीत दिलाइए, या फिर जगह खाली करिए। आपकी जगह टीम में कोई और आएगा। जैसा कि उत्तराखंड में 3.5 साल के कार्यकाल के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह आए तीरथ सिंह रावत को तो सिर्फ 4 महीने में चलता कर दिया गया। 2 साल के कार्यकाल के बाद ही हैवीवेट येदियुरप्पा को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और 5 साल बाद विजय रूपाणी की कप्तानी पारी भी घोषित कर दी गई। 6 महीने में 4 मुख्यमंत्री बदल गए। सर्बानंद सोनोवाल का नाम भी जोड़ लिया जाए तो यह संख्या 5 हो जाती है। लेकिन बीजेपी में पत्ता तक नहीं खरका। कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं, आक्रोश की आवाज नहीं। क्या ये केंद्रीय नेतृत्व के ताकतवर होने की वजह से है, जिसकी धुरी पीएम मोदी है? वजह जो भी हो, मैच से ठीक पहले कप्तान बदलने का मतलब यही है कि चयन समिति को कप्तान की काबिलियत पर भरोसा नहीं रहा। सवाल गुजरात से भी उठ रहे हैं। हार्दिक पटेल ने हमला बोलते हुए ट्वीट किया। अगस्त में आरएसएस और बीजेपी का गुप्त सर्वे चौंकाने वाला था। कांग्रेस को 43% वोट, 96 से 100 सीटें, बीजेपी को 38% वोट और 80 से 84 सीट, आपको 3% वोट, 0 सीटें, नीम को 1% वोट, 0 सीटें और सिर्फ निर्दलीय को 15% वोट और 4 सीटें मिल रही थी। बहुत सारे सूत्रों के अनुसार आरएसएस और बीजेपी का एक सर्वे भी हुआ था कि क्या विजय रूपाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा, जिसका पूरा सर्वे मैंने ट्विटर पे रखा था और कई सारे मीडिया ने इसकी ध्यान में रखते हुए न्यूज भी बनी भी है। कई लोगों ने इस बात को स्वीकारा भी है। मेरा ये बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि गुजरात के लोग बहुत ही अपेक्षाएं सत्ता से रखते थे, जिन अपेक्षाओं पर खरी उतरने का काम मौजूदा सरकार ने नहीं किया। मैंने कल भी कहा कि भाजपा ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है, लेकिन गुजरात के 6.5 करोड़ लोग अब सत्ता बदलने के मूड में।
अगर बीजेपी खतरा भांपकर मुख्यमंत्री बदलने की सीरीज चला रही है तो सिर्फ इससे खतरा पूरी तरह टल नहीं जाता। रावत हो या रूपाणी, जनता को जवाब तो देना ही होगा। हाँ, जोखिम कम से कम करने की कोशिश तो राजनीतिक पार्टियां कर ही सकती हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगरे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के बाद अलकायदा की वापसी की भविष्यवाणी तो की जा रही थी, लेकिन ये भविष्यवाणी इतनी जल्दी सच सिद्ध हो जाएगी ये अमेरिका को भी अंदाजा नहीं होगा। 9/11 हमले की बरसी के दिन अलकायदा ने अमेरिका को चौंका दिया है। अलकायदा के जिस चीफ अल जवाहिरी को मरा हुआ माना जा चुका था, वो अचानक से प्रकट हो गया है। अलकायदा के ऑफिशियल चैनल अल सहाब मीडिया ने अपने पुनर्जन्म का ऐलान करने के लिए बाकायदा एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया। इसमें स्पेशल अपीयरेंस में है अलकायदा चीफ अल जवाहिरी, जो वीडियो में अलकायदा के मारे गए आतंकवादियों की शान में कसीदे पढ़ रहा है और अमेरिका के 9/11 हमले वाले जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। If you had told anybody that we were going to spend $300 million a day for 20 years to try to unite the country after we got bin Laden, after Al-Qaeda was wiped out there, can Al-Qaeda come back? Yeah, but guess what? It's already back other places. अल-कायदा लौट सकता है नहीं, बल्कि लौट चुका है, वो भी पूरी तैयारी के साथ, जिसका अल-कायदा ने बाकायदा प्रमोशनल वीडियो जारी किया है। अल-कायदा ने इस वीडियो के जरिए दावा किया है कि ना तो अल-कायदा मरा है और ना अल-कायदा का चीफ अयमान अल जवाहिरी। मुसलमानों, हमारे मुहिम का हिस्सा बनो, जियोनिस्ट से यरूशलेम का बदला लो और उनसे भी जिन्होंने उसको बनाया और उसका साथ दिया। मैं अपने उन भाइयों को भी बधाई देने आऊंगा, इस्लाम के सिपहसालारों को, जिन्हें पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका में जीत मिली है। वो वाकई महान जीतों में शामिल है और ये जीत अल्लाह की वजह से मिली। मुजाहिदों और मुसलमानों का सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि वो इंसानों को सही रास्ता दिखाएं और उन्हें अंधेरे से बाहर निकालें। ये वही अल जवाहिरी है जो ओसामा बिन लादेन का जिगरी था, जो लादेन के साथ साए की तरह चिपका रहता था, जिसने लादेन की मौत के बाद अल-कायदा की कमान संभाली थी और लादेन की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने की कसम खाई थी। लादेन जा चुका है, अल्लाह उस पर एक शहीद के तौर पर रहम करे। हमें उसके बताए हुए जिहाद के रास्ते पर चलते हुए मुस्लिम जमीन से घुसपैठियों को खदेड़ना और उसे पवित्र करना है। जब लादेन जिंदा था तब उसकी हर तस्वीर में जवाहिरी का चेहरा जरूर दिखाई देता था, लेकिन लादेन की मौत के बाद जवाहिरी दुनिया की नजरों से दूर हो गया। जवाहिरी की बीमारी से मौत की खबरें भी नवंबर 2020 में सामने आई थी, जिसके बाद जवाहिरी का ना कोई वीडियो सामने आया, ना उससे जुड़ी कोई जानकारी। लेकिन अल-कायदा ने अल जवाहिरी का जो नया वीडियो जारी किया है, उसमें अल जवाहिरी अच्छा खासा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है और उसकी जुबान से अमेरिका के खिलाफ जहर भी काफी मात्रा में उगला जा रहा है। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद बाइडेन क्या कहेंगे? Can Al-Qaeda come back? Yeah, but guess what? It's already back other places. What's the strategy? Every place where Al-Qaeda is, we're going to invade and have troops stay there? Come on. Come on, Mr. President. मतलब ना तो आपसे तालिबान का कुछ बिगड़ा, ना आप हक्कानी नेटवर्क को तालिबान कैबिनेट से दूर रख पाए, और अब अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 भी वीडियो लेकर सामने आ गया है। अमेरिका की मोस्ट वांटेड आतंकी लिस्ट में शामिल है अल जवाहिरी। अमेरिका में हुए 9/11 हमले के मास्टरमाइंड में से एक है अल जवाहिरी। अमेरिका में $2.5 करोड़ का इनामी आतंकवादी है अल जवाहिरी। ये तो हद हो गई कि दुनिया की सुपर पावर के साथ पहले तालिबान ने ज्यादती की, अब 9/11 की बरसी के दिन अल-कायदा ने बाकायदा ऑडियो वीडियो सबूतों के साथ दावा कर दिया है कि जवाहिरी अभी जिंदा है। सारी जो कि बिन लादेन की डेथ के बाद अल-कायदा का सर्वा बन गया था, उसको पाकिस्तान में अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ कुछ जगह देखा गया था, जहां पर अमेरिकन
एयर अटैक और किए गए थे कि इसको किसी गांव में मार दिया गया है, लेकिन नया वीडियो जो अभी जारी किया गया है उसमें उसको जिंदा दिखाया गया है। अफगानिस्तान से 20 साल बाद जल्दबाजी में भाग निकलने वाला अमेरिका इतना तक नहीं भांप पाया था कि तालिबान सिर्फ 10 दिन में काबुल पर कब्जा कर लेगा। अलकायदा के बारे में भी अमेरिका का अंदाजा फेल हो गया, जिसके रक्षा सचिव कुछ दिन पहले ही दावा कर रहे थे कि अलकायदा को अफगानिस्तान में दोबारा पनपने में 2 साल लग जाएंगे। How would you rate the likelihood of international terrorist organizations like Al-Qaeda and ISIS regenerating inside of Afghanistan and presenting a threat to our homeland or our allies, given what you see today? I would assess it as medium. I would also say, Senator, that it would take possibly 2 years for them to develop that capability. अलकायदा ने अपने चीफ जवाहिरी का वीडियो रिलीज करके एक बार फिर अमेरिका को चैलेंज कर दिया है, लेकिन बाइडेन का चेहरा मोहरा देखकर नजर आता है कि अमेरिका के पास आतंकवादियों से लड़ने के लिए न पैसा है न कोई मंशा। अपने चीफ जवाहिरी का वीडियो जारी करके अमेरिका को चिढ़ाने की कोशिश तो की ही है, साथ ही ये मैसेज भी देने की कोशिश की है कि अमेरिका के दावों के उलट अलकायदा अभी भी जिंदा है और अल जवाहिरी पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि इस वीडियो को लेकर अमेरिका ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका पर 9/11 हमले की बरसी के दिन अल जवाहिरी का वीडियो सामने आना यह अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। लेकिन फिर से सवाल ये कि क्या जवाहिरी वाकई जिंदा है या ये वीडियो अलकायदा का प्रोपेगेंडा है। इसे समझने के अल जवाहिरी के बारे में थोड़ा और ज्यादा समझना हमें जरूरी है। जवाहिरी का जन्म मिस्र के कायरो में 19 जून 1951 को हुआ था। 15 साल की कम उम्र में वो अरब जगत के सबसे पुराने कट्टरपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ जुड़ गया। 1974 में मिस्र के काहिरा के मेडिकल कॉलेज से उसने MBBS की पढ़ाई की और फिर मास्टर्स ऑफ सर्जरी की डिग्री भी उसने हासिल की। अल जवाहिरी ने 1990 में अलकायदा ज्वाइन किया। उसे लादेन का राइट हैंड माना जाता था। 1998 में अमेरिकी दूतावासों पर हमले की साजिश रचने के आरोप में अमेरिका ने उसे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दिया। 9/11 हमले के मास्टरमाइंड जवाहिरी को आखिरी बार अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान में देखा गया था और उसके बाद वो हो गया था अंडरग्राउंड। 2011 में लादेन की मौत के बाद जवाहिरी को अलकायदा का नया चीफ बना दिया गया था। इससे पहले भी और बाद में भी कई बार अल जवाहिरी की मौत की खबरें आईं। कभी अमेरिकी हमले में मारे जाने की तो कभी बीमारी से उसकी मौत की, लेकिन अलकायदा ने हर बार जवाहिरी की मौत का खंडन करके उसके लिए वीडियो जारी किए और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो क्या जवाहिरी वाकई जिंदा है? وانتصر للقدس الأسيرة من الصهاينة المحتلين। अल जवाहिरी का ये वीडियो सामने आना वो भी 9/11 हमले की बरसी के दिन, ये अपने आप में उतना ही हैरान करने की बात है जितनी जवाहिरी की अभी तक जिंदा होना। Well, Ayman al-Zawahiri, the second most powerful leader in Al-Qaeda and Osama bin Laden's number 2, may be critically wounded and possibly dead. ये कोई पहली बार तो नहीं है कि जवाहिरी की मौत की खबरों के बाद अलकायदा की तरफ से उसका वीडियो जारी किया गया हो। उसकी मौत की खबरें और उसके वीडियो बयान दोनों साथ साथ पहले भी आते रहे हैं। पिछले ही साल नवंबर में उसकी दमे की बीमारी से मौत की खबर आई थी, लेकिन पुष्टि अभी तक नहीं हुई थी। अब उसका नया वीडियो सामने आ गया है, तो जवाहिरी जिंदा है। इस वीडियो के बाद ये बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है कि क्या अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी जिंदा है। दरअसल नवंबर 2020 में अल जवाहिरी की बीमारी से मौत की खबरें आई थी। उसके बाद से अल जवाहिरी का कोई भी वीडियो सामने नहीं आया था, लेकिन मौत की खबरों के ठीक 1 साल बाद अल जवाहिरी एक बार फिर मीडिया के सामने है। तो जवाहिरी की जिंदगी और मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए उसके नए ताजा तरीन वीडियो से ही कोई सबूत ढूंढने की कोशिश की गई, जिसमें 2-3 पॉइंट्स क्लियर हुए। पॉइंट नंबर 1, जानकारों के मुताबिक जवाहिरी ने भले ही अमेरिका की वापसी का जिक्र किया हो, लेकिन इसका ऐलान तो पिछले वर्ष ही दोहा समझौते के बाद ही हो गया था। पॉइंट नंबर 2,
अल जवाहिरी वीडियो में अमेरिका में 9/11 हमले का जिक्र करता है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की बात नहीं करता। लेकिन फिर भी एक पॉइंट और है, और वो ये कि जवाहिरी ने वीडियो में सीरिया में 1 जनवरी 2021 अलकायदा से जुड़े हुर्रास अल दीन ग्रुप के रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले का जिक्र किया है, जो कम से कम इस साल तक उसके जिंदा होने की तरफ इशारा करता है। दरअसल अलकायदा के मीडिया विंग आज साहब ने 9/11 हमले की बरसी के दिन सुबह से ही प्रोमो चलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसे अल जवाहिरी की लिखी हुई किताब को जारी किया, जिसमें कश्मीरी जिहादियों की तारीफ की गई थी। उसके बाद 60 मिनट का वीडियो टेलीग्राम चैनल पर जारी किया, जिसमें साल 2020 में जितने भी अलकायदा के जिहादी मारे गए थे उन सबको अल जवाहिरी ने याद किया। लेकिन इसी वीडियो को लेकर एक्सपर्ट अपनी अपनी राय अलग अलग तरीके से रख रहे हैं। इसने जवाहिरी ने इस वीडियो में ये कन्फेस किया है कि अमेरिका दोबारा अटैक कर सकता है। सो इस वीडियो की जो एक किस्म से क्रेडिबिलिटी है उस पर डाउट किया जा सकता है, क्योंकि जवाहिरी अगर इतने समय तक अगर जिंदा था तो उसने कभी मीडिया में आके या और दूसरी जगह अपने आप को वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने क्यों नहीं पेश किया। ये जो वीडियो आया है इसकी क्रेडिबिलिटी अभी डाउटफुल है, और आने वाले समय में ये तय हो पाएगा कि जवाहिरी अगर जिंदा है तो ये कहाँ पे है और किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। हालांकि इसकी उम्र भी अब 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है और ये बीमार भी था, तो ये इस तरह फिजिकली और मेंटली एक्टिव नहीं होगा। जवाहिरी की मौत की खबरें तो कई बार सामने आई, लेकिन उसके सबूत कभी नहीं आए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ताजा रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जवाहिरी जिंदा है, लेकिन अभी अस्वस्थ है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के किसी सीमाई इलाके में छिपा हो सकता है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में अलकायदा के एक ट्रांसलेटर के हवाले से दावा किया गया था कि जवाहिरी की गजनी में बीमारी से मौत हो गई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि जवाहिरी की अस्थमा से मौत हो गई क्योंकि उसे इलाज नहीं मिल सका। हालांकि अब उसका नया वीडियो आ गया है, उसमें जवाहिरी पूरी तरह स्वस्थ नजर आ रहा है। ऐसे में इस वीडियो के आधार पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि जवाहिरी भले ही जिंदा हो या मुर्दा, लेकिन अलकायदा अभी भी सांसें ले रहा है और अफगानिस्तान भी अब उसके लिए दूर नहीं है। तालिबान से तो उसका बहुत पुराना याराना है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे पड़ोस में जिस तरह का माहौल पैदा हो गया है उसमें यह बहुत जरूरी है कि भारत अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करे, और इसके लिए भारत लगातार काम भी कर रहा है। भारतीय वायुसेना के बाद सब एक ऐसा मिसाइल सिस्टम आ गया जो एक साथ 16 लक्ष्य पर निशाना साध सकता है। भारत के पहले मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को जैसलमेर में कल भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया। इस मिसाइल सिस्टम का निर्माण डीआरडीओ ने इजराइल की मदद से किया। दुश्मन के लड़ाकू विमानों और मिसाइल्स के साथ साथ आतंकवादी ड्रोन्स के खतरे से निपटने में भी ये मिसाइल बेहद कारगर है। हवा में अपनी शक्ति का तेज दिखा रहा ये है MRSAM मिसाइल सिस्टम। सतह से आसमान में लक्ष्य भेद सकने वाला भारत का ये आधुनिकतम मिसाइल लॉन्चर है। MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं देने के लिए तैनात हो गया है। राजस्थान के जैसलमेर में MRSAM मिसाइल सिस्टम को वायुसेना को सौंपा गया। यह ऐसा विपन सिस्टम है जिसे भारत के डीआरडीओ ने इजराइल के साथ मिलकर साझा तौर पर विकसित किया है। यह मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है और एक साथ 16 लक्ष्य पर 24 मिसाइलें दागने की क्षमता रखता है। यह मिसाइल सिस्टम अभी भारत का सबसे अधिक दूरी तक मार करने वाला वायु रक्षक है।
जैसलमेर में भारतीय वायुसेना को पहला MRSAM मिसाइल सिस्टम मिला है। वायुसेना को कुल 18 MRSAM मिसाइल सिस्टम मिलने हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम के बाद वायुसेना के बेड़े में एक और घातक मिसाइल सिस्टम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम MRSAM शामिल हो गया है। इसके शामिल होने से वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यहां जैसलमेर में वायुसेना की यूनिट में से शामिल किया है। ऐसी 18 यूनिट शामिल की जाएंगी MRSAM की। और अगर इसकी मारक क्षमता की हम बात करें तो 70 किलोमीटर तक ये दुश्मन के किसी भी हवाई टारगेट को, किसी भी एयरक्राफ्ट को नेस्तनाबूद कर सकता है। MRSAM मिसाइल सिस्टम में इजरायल का बराक 8 मिसाइल लैस है। ये ऐसा सुपरसोनिक हथियार है जो न सिर्फ उड़ते हुए एयरक्राफ्ट पर अचूक निशाना लगा सकता है, बल्कि ड्रोन और क्रूज मिसाइलें भी इसकी मार से बच नहीं सकती। इस मिसाइल सिस्टम को बेहद कम समय में युद्ध की पोजीशंस पर पहुंचाया जा सकता है और दुश्मन के लिए जमीन पर इसकी मौजूदगी का पता लगाना बेहद मुश्किल है। इस मिसाइल सिस्टम में स्वदेशी तकनीक पर तैयार हुआ रॉकेट मोटर और कंट्रोल सिस्टम लगा है। इसके सेंसर्स को इजरायल के साथ मिलकर DRDO ने तैयार किया है। फायरिंग यूनिट में मिसाइल, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, एडवांस लॉन्ग रेंज रडार, मोबाइल पावर सिस्टम, रडार पावर, रीलोड व्हीकल और फील्ड सर्विस व्हीकल है। टोक्यो पैरालंपिक में सफलता का पताका लहराकर लौटे खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम सभी 54 खिलाड़ियों से मिले और उनके हौसले को सलाम किया। ये वीरों का सम्मान है, देश का मान बढ़ाने वालों को सलाम है। आपने वो काम कर दिखाया जो देश की आजादी के बाद नहीं हुआ। आप लोगों ने करके दिखाया। आपने 5 दिन में देश के खेल को जन जन तक पहुंचा दिया है और इसके लिए मैं आपको सलूट करता हूं सर। ये एक बेहद खुशनुमा पल था। टोक्यो पैरालंपिक में शामिल भारतीय खिलाड़ियों का दल पीएम मोदी से मिल रहा था। जब आपने ये कहा कि मैं अपना ये मेडल कोरोना वॉरियर्स को डोनेट कर रहे हैं, डिवोट करता हूँ, ये भाव कैसे आया? सर मतलब उन्होंने अपना पूरे दिन रात सुबह शाम मतलब यहाँ तक कि खाना पीना तक छोड़ छाड़ के सब लोग हेल्प में लगे हुए हैं। और जो भी हो रहा है अभी देश में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन्हीं की वजह से इतना हो पाया ये, और उन्हीं की वजह से आज ये मेडल। बहुत अच्छा मैसेज गया है आपके इसके कारण एक नया माहौल लोगों को लगता है भाई हमारे खिलाड़ी भी देश के लिए, समाज के लिए सोचते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्या दम दिखाया है इन दिव्यांग जनों ने। देश के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ वो इन्होंने कर दिखाया है। पूरे 19 मेडल लेकर लौटे हैं ये मेडल वीर। जब इन खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की तो वो भी फूले नहीं समाये। बचपन में सर हम दूरदर्शन में सर हम होंगे कामयाब देखते थे सर, क्योंकि मेरी शिक्षा सर गांव से शुरू हुई थी। 3 बार सर मुझे स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं दी थी और जिंदगी की सफर ने सर आज पैरालंपिक में मेडल दिखा के आपके बगल में बैठने का सौभाग्य दिलाया है सर, जो मेरे लिए पैरालंपिक मेडल से कम नहीं। आपने कहा था जाने से पहले कि आप मत सोचना कि सामने कौन है, आप अपनी बेस्ट देना, आपकी प्रेरणा थी सर और भाग्य मेरा साथ था सर। आपके सामने सर ये प्रदर्शित करने का मौका मिला है सर। खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी की ये मुलाकात 9 सितंबर को हुई थी। प्रधानमंत्री ने इन सभी को न्योता दिया, अपने आवास पर बुलाया और इन्हें सम्मानित भी किया और कहा कि इन्होंने हारी हुई मानसिकता को हराया है। आपके पास बहुत कुछ है देश को देने के लिए और आपके जीवन को लोग बड़े गर्व से देखेंगे। पहले क्या था, कल क्या था, वो सब छोड़ दीजिए। आने वाली कल आपके लिए बहुत उज्जवल है और इसका पूरा फायदा उठाइए। मैं हर पल आपके साथ हूं। खिलाड़ी भी उत्साहित दिखे। न्योते के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने पीएम मोदी को भी तोहफा दिया। आज तक ब्यूरो। आज तक बेमिसाल 20 साल।